Good day, students. Today we'll take the non-fiction chapter, The Argumentative India, written by Amartya Sen. About the author, Amartya Sen, a citizen of India, the 1998 winner of Nobel Prize for Economics, was born at शांति निकेतन. यहाँ पे सबसे पहले हमको किसका इंट्रोडक्शन दिया है? ऑथर का इंट्रोडक्शन दिया है. अमर्त्य सेन के बारे में बताया गया है. He was, though it is not mentioned here, he was born in 1933. So he was born in 1933, where in at Shanti Niketan. Now, Shanti Niketan, when he was born at that time, Shanti Niketan was the part of British India, but currently it is the part of West Bengal. तो शांति निकेतन कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है. और अमर्त्य सेन का जो जन्म है वो 1933 में यहाँ पे हुआ था. और सिटीजन ऑफ इंडिया, वो क्या है? भारत के नागरिक है. द 1998 विनर ऑफ नोबेल प्राइज़ फॉर इकोनॉमिक्स, 1998 में उनको इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला गया था. ही टॉट इकोनॉमिक्स, फिलोसॉफी, हिस्ट्री एंड लॉ एट हार्वर्ड्स. करंटली वो क्या कर रहे हैं? करंटली वो हार्वर्ड्स में इकोनॉमिक्स, फिलोसॉफी, हिस्ट्री एंड लॉ पढ़ाते हैं. हिज रिसर्च रेंजेस ओवर द चॉइस थ्योरी. उनके जो रिसर्चर्स हैं, उनके जो सब्जेक्ट रहा है वो किस किस के ऊपर रहा है? उनके जो सब्जेक्ट रहे हैं वो सोशल चॉइस थ्योरी पे, इकोनॉमिक थ्योरी, एथिक्स एंड पॉलिटिकल फिलोसॉफी, वेलफेयर इकोनॉमिक्स, पब्लिक हेल्थ एंड जेंडर स्टडीज़. ये इनका क्या रहा है? एरिया ऑफ इंटरेस्ट रहा है. और उनकी जितनी भी रिसर्च है वो इन्हीं के ऊपर बनी है. हिज बुक्स हैव बिन ट्रांसलेटेड इनटू मोर देन 30 लैंग्वेजेस. उनकी जो बुक्स हैं, जितनी भी उन्होंने बुक्स लिखी हैं वो, या फिर जो उनकी नॉन बुक्स हैं, वो कम से कम 30 लैंग्वेजेस में क्या हो चुकी है? ऑलरेडी ट्रांसलेटेड हो चुकी हैं. अबाउट द एसे, इन द एक्सट्रैक्ट द आर्ग्यूमेटिव इंडियन आर्मी अमर्त्य सेन राइट्स अबाउट इंडिया एंड इंडियन आइडेंटिटी. तो ये जो चैप्टर है एक एक्सट्रैक्ट है, ठीक है. जो आर्ग्यूमेटिव इंडिया जो मेन ऐसे है या नॉन फिक्शन है, उसका क्या है? आपके पास एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है जो आपके कोर्स में इंक्लूडेड है. राइट्स अबाउट इंडिया एंड इंडियन आइडेंटिटी. उन्होंने यहाँ पे किसके बारे में लिखा है? इंडिया के बारे में और यहाँ के लोगों की, इंडियंस की आइडेंटिटी, उनकी पहचान के बारे में लिखा है. सेंट्रल टू हिज नोशन, नोशंस यानी कि व्यू, है ना. उनके जो विचार हैं उसको क्या बोल सकते हैं हम? नोशन भी बोल सकते हैं. सेंट्रल टू हिज नोशन यानी कि उनके जितने भी व्यूज़ हैं वो किसके सेंटर या किसके केंद्रित हैं? तो उनका कहना है द लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड पब्लिक डिबेट. यानी कि जो पूरा चैप्टर है वो किसके अराउंड रिवॉल्व करेगा? आर्ग्यूमेंट्स. आर्ग्यूमेंट्स यानी कि बहस. पब्लिक डिबेट, डिबेट यानी कि वाद विवाद करना. तो इसी चीज़ के अराउंड क्या कर रहा है? ये पूरा ऐसे रिवॉल्व कर रहा है. पब्लिक डिबेट ऑन व्हाट? ऑफ इंटेलेक्चुअल प्लूरलिज्म. यहाँ पे डिबेट किसके ऊपर चल रहा है? इंटेलेक्चुअल प्लूरलिज्म. इंटेलेक्चुअल प्लूरलिज्म मतलब कि हर एक इंसान का क्या होता है? जो उनके विचार होते हैं वो क्या होते हैं? एक दूसरे से अलग अलग होते हैं. उनके जो व्यूज़ होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं. इंटेलेक्चुअल प्लूरलिज्म इस चीज़ को बढ़ावा देता है कि किसी भी एक टॉपिक के ऊपर एक इंसान के व्यूज़ दूसरे इंसान से कहीं हद तक क्या हो सकते हैं? अलग हो सकते हैं. यानी कि ज़रूरी नहीं है कि किसी एक टॉपिक के ऊपर, किसी एक विषय के ऊपर दो जनों के विचार हमेशा एक मत ही हो, एक जैसे ही हो. एंड जनरोसिटी दैट इन्फॉर्म्स इंडियन हिस्ट्री. और साथ में वो किसकी बात कर रहे हैं? जनरोसिटी. जनरोसिटी यानी कि दयावानता. यानी कि जब आप क्या करते हो? जितना मांगा जाए उससे जब ज़्यादा देते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? जनरोसिटी कहते हैं. तो इंडिया जो है वो क्या कर रही है? इन दो चीज़ों के अराउंड रिवॉल्व करती है. हमारी जो आइडेंटिटी है वो इन्हीं दो चीज़ों के अराउंड रिवॉल्व करती है. However, Sen does not indulge in triumphalism about his country's past. However, भले यहाँ पे वो किसकी बात कर रहे हैं? हमारे इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडियन लोगों की आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं. इसके बावजूद भी जो हमारे कंट्री का पास्ट है, यानी कि जो हमारी जो स्टोरीज़ हैं, हमारी जो ट्रायम्स यानी कि जो विक्ट्रीज़ हैं, अमर्त्य सेन उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं. ही propounds अ व्यू ऑफ हिंदुइज्म. वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? हिंदुइज्म के बारे में, रिलीजन के बारे में बात कर रहे हैं. और वो बोल रहे हैं कि हिंदुइज्म एज एन इंक्लूसिव फिलोसॉफी. उनका ये मानना है कि हिंदुइज्म क्या है? इंक्लूसिव फिलोसॉफी. इंक्लूसिव यानी कि जो हर चीज़ को क्या करे? एक साथ लेके, एक साथ इन्वॉल्व करके चले, रेदर देन एन एक्सक्लूजेशनिस्ट डिवाइसिव रिलीजन. उनका ये मानना था कि जो हिंदुइज्म है वो क्या है? रिलीजन के बेसिस पे लोगों को एक्सक्लूड नहीं करता, लेकिन जो इसकी फिलोसॉफी है वो क्या कर रही है? लोगों को इंक्लूड करती है, हर किसी को उसके अंदर साथ में लेके चलती है. अब ये वो किस तरह से प्रूव करते हैं वो हम जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे हमें पता चलेगा. तो बेसिकली यहाँ पे
जो हमारे ऑथर हैं वो हमको क्या कहना चाहते हैं, अमर्त्य सेन जो है वो अपने व्यूज़ किसके ऊपर दे रहे हैं, आर्ग्यूमेंटेटिव इंडिया के ऊपर दे रहे हैं। वो बता रहे हैं इसके अंदर कि कितना ज़रूरी है इंसान के लिए क्या करना, अपने विचारों को व्यक्त करना, अपने विचार दूसरों के समक्ष रखना, कि किस तरह से वो लोग अपने व्यू क्या कर रहे हैं, दूसरों के सामने रख रहे हैं, अपने आर्ग्यूमेंट्स रख रहे हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रख रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं। अब ये क्यों ज़रूरी है, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब तक आप क्या नहीं करोगे, जब तक आप अपने व्यूज़, अपने विचार लोगों के सामने नहीं रखोगे, तब तक आप क्या नहीं ला पाओगे, तब तक आप बदलाव नहीं ला पाओगे। फॉर एग्जाम्पल हम सती प्रथा का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग दहेज प्रथा ले लो, या फिर कोई भी सोशल इशू ले लो, जैसे गर्ल्स एजुकेशन ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। अगर ये ट्रेडिशन क्या थे हमारे हिंदूज़ में कब से चले आ रहे थे, ठीक है, लेकिन क्या हुआ अब वो नहीं चल रहे। तो वो क्यों नहीं चल रहे, क्योंकि कभी ना कभी किसी ना किसी ने क्या किया, इसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई, इसके खिलाफ आर्ग्यूमेंट्स करे, इसके खिलाफ डिबेट किए। जब ये डिबेट हुए, जब लोगों ने आर्ग्यूमेंट्स करे, उसी वजह से क्या हुआ है, उसी वजह से सोसाइटी में क्या आया है, चेंज आया है। इसलिए जो अमर्त्य सेन है उनका ये मानना है कि इंडिया के लोग जो हैं वो हमेशा से क्या रहे हैं, आर्ग्यूमेंटेटिव रहे हैं, और वो हमारी क्या है, वो हमारी अच्छाई है कि आज हम इतने आर्ग्यूमेंटेटिव हैं, हम लोग इतना बोल सकते हैं, इस वजह से आज हमारी कंट्री में क्या आए हैं, इतने बदलाव आए हैं। तो यही चीज़ अमर्त्य सेन इस ऐसे के थ्रू, इस नॉन फिक्शन के थ्रू हमको समझा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट विथ चैप्टर द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडिया रिटन बाय अमर्त्य सेन। आर्ग्यूमेंटेटिव क्या होता है, एक बार फिर से सुन लीजिए, आर्ग्यूमेंट्स करना यानी कि बहस करना, यानी कि जब आप क्या कर रहे हो, आप अपने विचार दे रहे हो, कोई और अपने विचार दे रहा है, इंटेलेक्चुअल प्लूरलिज्म जिसकी हमने बात करी, मतलब क्या है कि एक टॉपिक पे जब आपके अलग अलग विचार होते हैं तो ऑब्वियस होता है कि आप क्या करोगे, उसके ऊपर बहस करोगे, तो उसे हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स। तो यहाँ पे बोला है द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियंस, कि जो इंडियन है वो हमेशा से क्या रहे हैं, आर्ग्यूमेंटेटिव, यानी कि बोलने के हमेशा से आदी रहे हैं, बोलना इंडियंस को हमेशा से पसंद था। प्रोलिक्सिटी इज नॉट एलियन टू द prolixity is not alien to us in India. We are able to talk at some length. Krishna Menon records of longest speech ever delivered at United Nations, 9 hours non-stop, established half a century ago. Menon was leading the Indian delegation, has not equaled by anyone from anywhere. Other peaks of loquaciousness have been scaled by other Indians. We do like to speak. Okay. Prolixity. What is prolixity? Prolixity means using too many words to describe a simple things. यानी कि क्या होता है, जब आप कोई छोटी सी चीज़ को भी समझाने के लिए बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करते हो तो वो चीज़ क्या हो जाती है, लंबी और बोरिंग हो जाती है। तो prolixity का मतलब क्या है, बोरिंग टॉक्स, बेसिकली बोरिंग टॉक्स जो क्या होती है, बहुत लंबी लंबी, यानी कि बहुत लंबे लंबे जो भाषण मिलते हैं ना हमको स्कूल में, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रोलिक्सिटी कहते हैं। प्रोलिक्सिटी इज़ नॉट एलियन टू अस इंडियन। वो बोल रहा है कि प्रोलिक्सिटी यानी कि लंबी लंबी बातें करना हम इंडियंस के लिए, हमारे इंडिया के लोगों के लिए कोई एलियन या कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। हम इंडियंस को क्या आती है, बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसानी से आती हैं। वी आर एबल टू टॉक एट सम लेंथ। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एट सम लेंथ यानी कि हम लोग बहुत लंबी लंबी देर तक क्या कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। कृष्णा मेनन्स रिकॉर्ड ऑफ द लॉन्गेस्ट स्पीच, अब इस बात का वो प्रूफ दे रहे हैं, ठीक है, जैसे वो बोल रहे हैं ये चीज़ अमर्त्य सेन की आपको पूरे ऐसे में देखने को मिलेगी कि अमर्त्य सेन सिर्फ अपनी बात को रखते ही नहीं है, वो क्या करते हैं, अपनी बात को प्रूव करके बताते हैं, और उस प्रूफ के लिए वो क्या देते हैं, अपनी बात को सच बताने के लिए वो इसमें प्रूफ भी देते हैं। अब उन्होंने ये कहा कि इंडिया क्या कर सकते हैं, इंडियंस जो है वो बहुत देर तक बातें कर सकते हैं, तो उनका उन्होंने प्रूफ दिया है, और वो प्रूफ किसका दिया, उन्होंने कृष्णा मेनन का दिया है। कृष्णा मेनन्स रिकॉर्ड ऑफ द लॉन्गेस्ट स्पीच एवर डिलीवर्ड एट यूनाइटेड नेशन। अब उन्होंने एग्जाम्पल किसका दिया, उन्होंने कृष्णा मेनन का दिया, और उन्होंने कहा कि उन्होंने क्या दिया था, यूनाइटेड नेशन में आज तक की सबसे लंबी स्पीच क्या करी है, डिलीवर करी है, या फिर उन्होंने आज तक यूनाइटेड नेशन में जितनी भी स्पीचेस हुई हैं उनमें आज से पहले या अभी तक भी कृष्ण मेनन जितनी लंबी स्पीच किसी ने नहीं दी है। 9 आवर्स नॉन स्टॉप, कितनी लंबी स्पीच दी थी उन्होंने, 9 आवर्स नॉन स्टॉप, 9 घंटे तक नॉन स्टॉप बिना रुके उन्होंने क्या दी थी, एक स्पीच दी थी। स्टैब्लिश्ड हाफ अ सेंचुरी अगो, ये कब दी थी उन्होंने, ऑलमोस्ट हाफ सेंचुरी अगो दी थी। और क्यों दी थी, बिकॉज एट दैट टाइम मेनन वॉज लीडिंग द इंडियन डेलीगेशन।
उस समय क्या हो रहा था, जो मेनन थे वो क्या थे, इंडियन डेलीगेशन के होस्ट थे। अब क्या होता है, यूनाइटेड नेशन जो होता है उसमें क्या होता है कि सारी कंट्रीज़ के क्या आते हैं, रिप्रेजेंटेटिव यानी कि उनके जो कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए जो लोग जाते हैं वो जाते हैं, और वो लोग क्या करते हैं, अपने व्यूज़ वहाँ पे रखते हैं। तो ऐसे ही कोई क्या चल रही होगी, मीटिंग चल रही होगी, जहाँ से जो इंडियन डेलीगेटर्स, इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव गए थे, उनके जो हेड थे वो कौन थे, मेनन थे। और मेनन ने उस सभा में, उस यूनाइटेड नेशन की जो मीटिंग थी उसमें कम से कम करीबन 9 घंटे तक रेगुलरली नॉन स्टॉप बोला था। हैज़ नॉट बीन इक्वल्ड बाय एनी वन फ्रॉम एनीवेयर। और वो बोल रहे हैं कि ये बात कब हुई थी, हाफ सेंचुरी अगो हुई थी, कम से कम 50 साल पहले हुई थी, और आज 50 साल बाद भी कोई भी इंसान उनके जितना लंबा नहीं बोल पाया है। अदर पीक ऑफ लोकेशियसनेस, लोकेशियसनेस अगेन क्या होता है, टॉकेटिवनेस। टॉकेटिवनेस यानी कि जो बिना रुके बात करता रहे, टॉकेटिव, ठीक है। जो बातूने लोग होते हैं उनको हम टॉकेटिव बोलते हैं, TALKATIVE, ओके। तो लोकेशियसनेस मतलब होता है टॉकेटिव। तो वो बोल रहा है अदर पीक ऑफ लोकेशियसनेस, अदर ऐसे एग्जाम्पल जो इतना ही लंबे लंबे बोले हैं, हैज़ नॉट बीन इक्वल टू, सॉरी, हैज़ बीन स्केल्ड बाय अदर इंडियंस। और जो दूसरे लोग हैं जिन्होंने इतना ही लंबा लंबा बोला है, वो भी किसने बोला है, इंडियंस ने ही बोला है। वी डू लाइक टू स्पीक। अब वो बोल रहे हैं कि हाँ, हम इंडियंस को बोलना पसंद है। तो बेसिकली वो क्या बोल रहे हैं, बेसिकली वो यही बोल रहे हैं कि हम इंडियंस क्या कर सकते हैं, बहुत लंबा लंबा बहुत देर तक बोल सकते हैं। और इस बात को प्रूफ करने के लिए उन्होंने कृष्णा मेनन का एग्जाम्पल दिया है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। दिस इज़ नॉट अ न्यू हैबिट। अब वो बोल रहा है कि ये जो आदत है वो हमारे लिए नई नहीं है, बहुत पुराने टाइम से ये आदत चली आ रही है। The ancient Sanskrit epics, the Ramayana and the Mahabharata, which are frequently compared with the Iliad and Odyssey, are closely longer than the work that the modest Homer could manage. अब अगेन वो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि ये जो आदत है वो अभी से नहीं है, बहुत टाइम पहले से चली आ रही है। और फिर वो अपनी बात को सच बताने के लिए किसका प्रूफ देते हैं, वो प्रूफ देते हैं संस्कृत एपिक्स, हमारे जो ग्रंथ हैं रामायण और महाभारत की बात करते हैं। अब क्या होता है, जो रामायण और महाभारत है उनको ऐसा माना जाता है कि वो हिंदुस्तान की, इंडिया की सबसे बड़ी ग्रंथ में से एक है, सबसे अच्छी राइटिंग्स में से, अच्छी लिखी हुई चीज़ों में से एक है। और उनको फ्रिक्वेंटली, उनको अक्सर किससे कंपेयर किया जाता है, वेस्ट की, यानी कि जो इंग्लैंड और इधर के राइटर हैं उनकी राइटिंग से कंपेयर किया जाता है। जैसे जितने इम्पॉर्टेंट हमारे लिए रामायण और महाभारत है, वैसे ही वहाँ के लोगों के लिए, वेस्ट के लोगों के लिए इलियड और ओडेसी है। तो वो बता रहे हैं, अमर्त्य सेन बता रहे हैं कि किस तरह से वो किसका कंपेयर कर रहे हैं, रामायण और महाभारत का इलियड एंड ओडिसी से कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन जब वो कंपेयर करते हैं तो वो रियलाइज़ करते हैं कि जो महाभारत और रामायण है उनका ओहदा तो इलियड और ओडिसी जितना ही है, लेकिन जो रामायण और महाभारत है उनकी जो लेंथ है वो क्या है, लंबा, उनकी जो लिखा है उन्होंने वो इलियड और ओडिसी से बहुत ही ज़्यादा लंबा लिखा है। एंड द मॉडेस्ट होमर कुड मैनेज। और वो सार्केस्टिकली उनका मजाक उड़ाते हुए बोल रहे हैं कि क्या है, होमर इतना लंबा कभी मैनेज ही नहीं कर सकते थे। होमर कौन है, इलियड और ओडिसी के राइटर हैं। तो बोल रहे हैं कि होमर जो है, जितना उन्होंने इन दोनों को मिला के लिखा है उतना तो हमारी रामायण ही क्या है, उतनी लंबी है। The Mahabharata alone is about 7 times as long as the Iliad and Odyssey put together. Again वो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि द महाभारता अलोन, कि जो महाभारत अकेली ही क्या है, इलियड और ओडिसी को दोनों को मिला लें तो भी जो महाभारत है वो उनसे 7 टाइम्स, 7 गुना ज़्यादा लंबी है। मतलब हम लोग क्या है, इतने ज़्यादा बोलने के, इतने ज़्यादा लिखने के आदी हैं कि इनकी जो बड़ी बड़ी ओडिसी एपिक है वो भी क्या नहीं कर सकती, हमसे कंपेयर नहीं कर सकती। The Ramayana and Mahabharata are certainly great epics. I recall with much joy how my own life was vastly enriched when I encountered them first as a restless youngster looking for intellectual stimulation as well as sheer entertainment. अब ऑथर बता रहे हैं कि जो रामायण और महाभारत हैं वो क्या है, ग्रेट एपिक्स हैं, सब मतलब हमारे बहुत ही महान ग्रंथ में से एक हैं। आई रिकॉल, फिर वो अपना टाइम याद करते हैं, रिकॉल यानी कि रिमेंबर करना, किसी चीज़ को याद करना, REMEMBER, रिमेंबर, ठीक है। तो वो रिमेंबर करते हैं, याद करते हैं, क्या करते हैं, अपने बचपन के याद करते हैं। हाउ
आई रिकॉल विथ मच जॉय हाउ माई ओन लाइफ वॉज वास्टली एनरिच व्हेन आई एनकाउंटर देम। वो बोलता है कि जब मैंने उनसे फर्स्ट टाइम एनकाउंटर, जब मैंने फर्स्ट टाइम महाभारत और रामायण पढ़ी थी, तो उन्होंने मुझे क्या करा था, वास्टली एनरिच, मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान उनसे मिला था। फर्स्ट एज अ रेस्टलेस यंगस्टर, जब मैंने उनको फर्स्ट टाइम पढ़ा था तब मैं क्या था, सिर्फ यंग था, एक यंग लड़का था जो क्या था, रेस्टलेस था, जो बहुत कुछ जानने का इच्छुक था। फॉर इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन एज वेल एज शेयर एंटरटेनमेंट। और उसने वो किताब क्यों पढ़ी, एक तो एंटरटेनमेंट के लिए, साथ ही साथ इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन मतलब कोई चीज़ आपको क्या करे, सोचने पे मजबूर करे, स्टिमुलेट करे, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन यानी कि वो क्या चाहता था, अपनी इंटेलिजेंस को और भी ज़्यादा स्टिमुलेट करना चाहता था, अपनी इंटेलिजेंस मतलब और भी ज़्यादा पढ़ के, उन किताबों को पढ़ के और भी ज़्यादा नॉलेज गेन करना चाहता था, इसलिए उसने वो बुक्स, एपिक्स, वो ग्रंथ पढ़े थे। But they proceed from stories to stories, woven around the principal tales and engaging full dialogues, dilemma and alternative perspectives. भले उसने क्या करा था, उसने अपने मज़े के लिए पढ़ना स्टार्ट किया था, उसने सोचा था कि फ़न के लिए पढ़ेंगे या ऐसे के लिए पढ़ेंगे, लेकिन जब उन्होंने इसको स्टार्ट किया पढ़ना, महाभारत को स्टार्ट किया, तो उनको रियलाइज़ हुआ कि महाभारत में क्या है, स्टोरीज टू स्टोरीज, यानी कि एक कहानी क्या करी है, दूसरी कहानी के वुवन अराउंड, दूसरी कहानी से क्या हुई है, बिल्कुल जुड़ी हुई है, एक झाले की तरह। देयर प्रिंसिपल टेल्स एंड आर एंगेजिंग फुल डायलॉग्स, और उसके अंदर क्या है, प्रिंसिपल, सिद्धांतों की बात करी गई है। टेल्स यानी कि जितनी भी कहानी है वो क्या सिखा रही है हमको, अलग अलग सिद्धांत, अलग अलग प्रिंसिपल सिखा रही है। आर एंगेजिंग फुल ऑफ डायलॉग्स, और बुक में क्या है, डायलॉग्स ही डायलॉग्स हैं पूरे, क्या है, डिलेमास के बारे में है, अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स के बारे में है। डिलेमा यानी कि वो सिचुएशन जब आपको समझ में नहीं आए कि आप क्या करें, आप ये करें या वो करें। महाभारत तो इसका क्या है, बहुत ही बड़ा, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। तो क्या है, डिलेमा में कौन कौन थे, बहुत सारे लोग डिलेमा में थे उस महाभारत में। तो वो बता रहे हैं कि किस तरह जब उन्होंने महाभारत पढ़ना शुरू करी तो उनको रियलाइज़ हुआ कि वो कितनी ही अच्छी बुक है, कितनी ही अच्छी चीज़ उसको वहाँ पे पढ़ने को मिल रही है। अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव, हर लोगों की क्या थी उसमें, हर चीज़ को लेके क्या थे, अल्टरनेटिव, अलग अलग पर्सपेक्टिव यानी कि अलग अलग नज़रिया था। तो ये सारी चीज़ें उनको वहाँ से सीखने को मिली। क्या सीखने को मिली कि हर इंसान का हर चीज़ को ले देखने का क्या है, अलग नज़रिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके पास कॉइन है और आप क्या कर रहे हो, आप और आपका फ्रेंड उस कॉइन के अपोजिट में खड़े हो, यानी कि आप उस कॉइन के लेफ्ट साइड में खड़े हो और वो राइट साइड में खड़ा है। तो उसको क्या दिखेगा, उसको उस कॉइन का हेड पार्ट दिखेगा और आपको क्या दिखेगा, उस कॉइन का टेल पार्ट दिखेगा। तो यही चीज़ वो बता रहे हैं कि हर चीज़ का क्या होता है, अपना अपना पर्सपेक्टिव, अपना अपना नज़रिया होता है। और ये चीज़ उनको कहाँ से सीखने को मिली, महाभारत से सीखने को मिली। एंड वी एनकाउंटर्ड मासेस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड काउंटर आर्ग्यूमेंट्स, और क्या है, उनको उसमें क्या देखने को मिले, आर्ग्यूमेंट्स, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स, यानी कि अगर आप कोई तर्क दे रहे हो तो कोई इंसान उसका क्या दे रहा है, उसका वापस से जवाब दे रहा है, उस तर्क को और भी ज़्यादा अपने तरीके से बताने की कोशिश कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल भगवत गीता क्या है, भगवत गीता सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इसी चीज़ का, तर्क वितर्क का। क्या हो रहे हैं इसमें, अर्जुन और जो कृष्ण है वो क्या कर रहे हैं, तर्क वितर्क कर रहे हैं। अर्जुन अपनी बात रख रहे हैं और कृष्ण अपनी बात रख रहे हैं। तो ये चीज़ क्या आ रही है, हमारे बरसों से चली आ रही है। स्प्रेड ओवर इंसेसेंट डिबेट एंड डिस्प्यूटेशन, उसमें क्या है, बहुत सारे डिबेट्स हैं, बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं। डिबेट यानी कि वाद विवाद, डिस्प्यूट्स यानी कि प्रॉब्लम्स। तो बेसिकली ऑथर क्या कह रहे हैं, बेसिकली ऑथर यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि सिर्फ आज की जनरेशन की बात नहीं है। अगर हम लोग महाभारत रामायण उठा के देख लें तो उस समय से लोग क्या करते आ रहे हैं, तर्क वितर्क, वाद विवाद, बहस करते हुए आ रहे हैं। इवन जो हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे हमारे रिलीजन्स को लेके देख लो, हमारे लिटरेरी वर्क को देख के ले लो, जो हमारी सबसे बड़ी वर्क है, ग्रंथ है, महाभारत है, रामायण है, उसमें भी हमको क्या देखने को मिलेंगे, उसमें भी हमको आर्ग्यूमेंट्स की इम्पॉर्टेंस, तर्क वितर्क की ज़रूरत के बारे में हमको साफ साफ नज़र आएगा। डायलॉग्स एंड सिग्निफिकेंस। नाउ ये जो सेकंड पार्ट है इसमें क्या दे रखे हैं, डिफरेंट डिफरेंट डायलॉग्स दे रखे हैं। डिफरेंट डिफरेंट डायलॉग्स यानी कि दो लोगों के बीच के क्या दे रखे हैं, संवाद दे रखे हैं। उनमें जो उन्होंने वार्तालाप करी, जो डायलॉग्स दिए, उनके बारे में यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है। और उन डायलॉग्स का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इम्पॉर्टेंस है, वो हम आगे के चैप्टर में देखेंगे। The arguments are also often enough quite substantive.
अब वो क्या बोल रहे हैं, वो डायलॉग्स और इनके सिग्निफिकेंस की बात कर रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं आर्ग्यूमेंट्स आर ऑल्सो इनफ क्वाइट सब्सटेंटिव, कि जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा सब्सटेंटिव होते हैं। सब्सटेंटिव का मतलब क्या होता है, सब्सटेंटिव का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा कंसिडरेबल होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रूथफुल होते हैं, फैक्टफुल होते हैं, मतलब फर्म बेस के ऊपर होते हैं। उनका जो बेसिस होता है, बेसिस यानी कि उनकी जो मूल होता है वो क्या होता है, हमेशा सख्त होता है। उसके बारे में वो बात कर रहे हैं कि जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या है, सब्सटेंटिव है। फॉर एग्जाम्पल, अब ये अपनी बात को अगेन, अपनी बात को रखने के बाद वो क्या दे रहे हैं, उसका प्रूफ दे रहे हैं। और वो किसका दे रहे हैं, वो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, द फेमस भगवत गीता विच इज़ वन स्मॉल सेक्शन ऑफ महाभारता। वो एग्जाम्पल कहाँ से दे रहे हैं, वो एग्जाम्पल भगवत गीता से दे रहे हैं, जो क्या है, महाभारत का एक छोटा सा पार्ट है। प्रेजेंट द टसल, टसल मतलब संघर्ष, ठीक है, फाइट। तो वो क्या बता रहे, प्रेजेंट टसल बिटवीन अ कॉन्ट्रारी पोजिशन, वो क्या बता रही है, संघर्ष या एक फाइट बता रही है, किसके बीच में, कॉन्ट्रारी पोजिशन, दो अपोजिट चीज़ों के बारे में। कृष्णा एम्फेसाइज ऑन डूइंग वंस ड्यूटी। अब इस टसल में, इस फाइट में कौन है, इस फाइट में कृष्णा है और दूसरी तरफ कौन है, अर्जुन है। तो कृष्णा क्या बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं एम्फेसाइज ऑन डूइंग वन ड्यूटी। जो कृष्ण है वो इस बात पे एम्फेसाइज, इस बात पे जोर डालते हैं कि एक इंसान को क्या करनी चाहिए, अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य करना चाहिए ऑन वन साइड। और उनके अपोजिट जो अर्जुन है वो कहते हैं, अर्जुन फोकसेस ऑन अवॉइडिंग बैड कंसिक्वेंसेस। अब ये क्या है, आपका एक क्वेश्चन भी है बैक ऑफ में, कि जो अर्जुन है वो क्या कर रहे हैं, अर्जुन जो है वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, अवॉइडिंग। वो चाहते हैं कि जो बैड कंसिक्वेंसेस हैं, जो बुरा परिणाम है, उससे क्या करे, वो बच सके। तो ये जो वार्तालाप, ये जो तर्क वितर्क होता है, वो बेसिकली कब होता है, जब अर्जुन और कृष्ण कहाँ पे होते हैं, युद्ध में होते हैं। और जो कृष्ण, ये जो अर्जुन होते हैं वो किससे लड़ रहे होते हैं, वो कौरवों से ही लड़ रहे होते हैं। और कौरव कौन होते हैं, कौरव उनके भाई ही होते हैं। तो जो अर्जुन होते हैं वो इस दुविधा में, इस असमंजस की स्थिति में होते हैं कि वो अपने भाइयों पे, अपने भाइयों के साथ युद्ध कर रहे हैं, तो उसका परिणाम क्या होगा, क्या उनको ऐसा करना चाहिए कि क्या उनके युद्ध में कितने ही लोग क्या हो जाएंगे, कितने ही लोग मारे जाएंगे, और इसका सोसाइटी का, इसके ऊपर है ना, सोसाइटी पे इसका क्या असर रहेगा। तो ये चिंता हमेशा से अर्जुन के मन में थी। तो वो हमेशा से क्या चाहते थे, वो ये चाहते थे कि वो क्या करे, बैड कंसिक्वेंसेस यानी कि जो बुरा परिणाम है उसको क्या कर सकें, कुछ भी करके टाल सकें। तो जब वो इस दुविधा में होते हैं, इस असमंजस की स्थिति में होते हैं, तो कृष्ण उनको बोलते हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने कर्तव्य पे ध्यान देना चाहिए, तुम्हें उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके परिणाम, उसके फल के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो यही डिबेट क्या चल रहा है, यही डिबेट यहाँ पे कृष्ण और अर्जुन के बीच में चल रहा है। The debate occurs on the eve of the great war that is central event in the Mahabharata. ये जो डिबेट हो रहा है उनके बीच में, वो कब होता है, ऑन द ईव ऑफ ग्रेट वॉर। ईव यानी कि जिस दिन लड़ाई होने वाली थी, जिस दिन युद्ध होने वाला था, उसके एक दिन पहले रात को ये डिस्कशन, ये डिबेट उनके अंदर, उनके बीच में चल रहा है। किसके बीच में, कृष्णा और अर्जुन के बीच में चल रहा है। Watching the two armies raiding for war, profound doubts about the correctness of what they are doing is raised by Arjuna. अब क्या हो रहा होता है, शाम का समय हो रहा होता है, और जो आर्मीज होती हैं, किसकी, अर्जुन की और कौरव की, वो क्या कर रही होती है, कल के जो वॉर है, युद्ध है, उसकी तैयारी में लगी होती है। और जब वो देखता है, अर्जुन देखते हैं कि इतने हजार लोग क्या कर रहे हैं, युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, मरने के लिए तैयार हैं, तो एक प्रोफाउंड यानी कि एक बहुत ही गहरा डाउट, शक उनके दिमाग में आता है अबाउट द करेक्टनेस, किसके बारे में, सही गलत के बारे में, कि ये जो वॉर, ये युद्ध पे जा रहे हैं, वो सही है या नहीं है। और व्हाट दे आर डूइंग रेस्ड बाय अर्जुन, और ये सवाल उनके मन में आता है कि ये जो युद्ध पे हम जा रहे हैं, ये जो युद्ध हम अपने ही भाइयों के खिलाफ कर रहे हैं, क्या वो सही है या नहीं है। और ये सवाल लेके वो किसके पास जाते हैं, ये सवाल लेके वो कृष्ण के पास जाते हैं। The peerless and invincible warrior in the army of the just and honorable royal family, the Pandav, who are about to fight the unjust usurpers, the Kauravas. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सवाल किसने खड़ा किया है, ये सवाल द पियरलेस इनविंसिबल वॉरियर, एक ऐसे वॉरियर ने, एक ऐसे सोल्जर ने खड़ा किया है जो क्या है, इनविंसिबल, जिसको हराना क्या है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है।
इन द आर्मी ऑफ जस्ट ऑनरेबल रॉयल फैमिली, और जो उनकी आर्मी बनी हुई है, किसकी, अर्जुना की जो आर्मी बनी हुई है, उनको क्या माना जाता, ऑनरेबल, उनको माना जाता था कि वो क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। जो पांडवास थे वो क्या थे, उस फाइट में, उस युद्ध में क्या थे, सही का साथ दे रहे थे। और वो किसके खिलाफ जा रहे थे, वो कौरवों के खिलाफ जा रहे थे, जो क्या थे, जो गलत रास्ता अपना रहे थे। तो भले ही कौरव जो थे वो क्या कर रहे थे, गलत रास्ता अपना रहे थे, इसके बावजूद भी अर्जुन के मन में ये सवाल था कि क्या ये युद्ध सही है या नहीं है। Arjun questioned whether it is right to be concerned only with one's duty to promote a just cause and be indifferent to the misery and slaughter even of one's kin that the war itself would undoubtedly cause. अब उनका कंसर्न, उनकी क्या चिंता थी, वो ये क्वेश्चन करते हैं वेदर इट इज़ राइट, कि क्या ये सही है, टू बी कंसर्न विथ ओनली इज ड्यूटी, कि हम सिर्फ अपने कर्तव्य के ऊपर ध्यान दें, सिर्फ अपने कर्तव्य को महत्व दें, सिर्फ अपने कर्तव्य को आगे प्रमोट करें, उसी को आगे बढ़ाएं, एंड जस्ट कोज एंड बी इनडिफरेंट, और क्या करें, अपने कर्तव्य का पालन करने के, अपने कर्तव्य का पालन करने के चक्कर में हम लोग क्या करें, दूसरों की मिजरी, दूसरों के दुख दर्द, दूसरों किस तरह से जो दूसरे लोग हैं जो क्या हो जाएंगे, स्लॉटर, मारे जाएंगे, वन स्किन, जो हमारे खुद के रिश्तेदार हैं, हमारा खुद का खून है, जो क्या हो जाएगा, मारा जाएगा, क्या हम उनके बारे में ना सोचें। ये जो कंसर्न होता है वो अर्जुन के मन में आता है। क्या कंसर्न आता है अर्जुन के मन में, अर्जुन के मन में आता है कि क्या मैं सिर्फ अपने कर्तव्य के पालन करने के लिए, सिर्फ अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए, क्या मैं अपने खुद के परिवारजनों की क्या मैं बलि चढ़ा सकता हूँ, क्या मैं खुद का कर्तव्य पूरा करने के लिए उन बेकसूरों की जान ले सकता हूँ जो इस युद्ध में क्या हुए हैं, शामिल हुए हैं। कृष्ण अ डिवाइन इनकारनेशन इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन बींग। अब इसमें क्या होता है, जो कृष्ण होते हैं, जो क्या है, डिवाइन इनकारनेशन, यानी कि भगवान का क्या है, रूप है, वो यहाँ पे क्या है, ह्यूमन के रूप में यहाँ पे हमारे साथ हैं, तो वो उनको बोलते हैं। इनफैक्ट ही इज ऑल्सो अर्जुन चैरियोटर, और साथ में वो क्या थे, अर्जुन के चैरियोट, यानी कि उनकी जो घोड़ा, उनकी जो बग्गी थी उस पर क्या कर रहे थे, वो घोड़ा चलाने का काम भी वही कर रहे थे। तो वो जो होते हैं, अर्जुन जो होते हैं, वो उनसे आर्ग्यू करते हैं, उनसे बहस करते हैं, अर्जुन के खिलाफ तर्क करते हैं। ही रिस्पॉन्डेड, वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, his response take the form of articulating principle of action based on the priority of doing one's duty, which have been repeated again and again in Indian philosophy. हिज रिस्पॉन्स, अब जब इससे ये चीज़ लेके वो किसके पास जाते हैं, कृष्ण के पास जाते हैं, तो उसका रिस्पॉन्स, उनका रिस्पॉन्स क्या आता है, आर्टिकुलेटिंग प्रिंसिपल ऑफ एक्शन बेस्ड ऑन प्रायोरिटी ऑफ डूइंग वंस ड्यूटी। उनके जो जितने भी उनके तर्क वितर्क आते हैं, उनके जो प्रिंसिपल्स होते हैं, सिद्धांत होते हैं, वो किसके ऊपर होते हैं, डूइंग्स वन ड्यूटी, एक इंसान को अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहिए। इसी बेसिस पे वो क्या करते हैं, अपने सिद्धांतों को, अपने अपने विचारों को अर्जुन को बताते हैं। विच हैव बिन रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन इंडियन फिलोसॉफी। और इंडियन फिलोसॉफी की जहाँ तक बात करी जाती है, तो ये जो सिद्धांत है, कर्म करते जा फल की इच्छा ना कर, या फिर कर्म करते जा फल के बारे में ना सोच, ये सारी जो फिलोसॉफी है वो क्या हो रही है, हमारे इंडियन फिलोसॉफी में काफ़ी टाइम से चलती आ रही है। कृष्ण इंसिस्ट ऑन अर्जुन्स ड्यूटी टू फाइट। अब यहाँ पे कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण इंसिस्ट करते हैं, एम्फेसाइज करते हैं, इस बात पे दबाव डालते हैं कि जो अर्जुन की ड्यूटी है एज अ वॉरियर, है ना, एज अ सोल्जर, अर्जुन की क्या ड्यूटी है, टू फाइट। उसका सिर्फ एक ही काम है, एक ही कर्तव्य है कि उसे क्या करनी है, फाइट करनी है, इरिस्पेक्टिव ऑफ इस रिवोल्यूशन ऑफ द कंसिक्वेंसेज। इरिस्पेक्टिव यानी कि इसको महत्व ना देते हुए कि उसके कंसिक्वेंसेज, उसके परिणाम क्या होंगे। It is just a cause, and as a warrior and a general on whom his side must rely, Arjun cannot waver from his obligation no matter what the consequences are. It's a just cause. Just cause यानी कि वो कह रहे हैं कि जिस मुद्दे पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जिस मुद्दे पे हम युद्ध कर रहे हैं, वो क्या है, जस्ट है। जस्ट से यहाँ पे क्या मतलब है, जस्टिफाई है, जस्टिस्ड है, यानी कि वो युद्ध किसके लिए कर रहे होते हैं, वो युद्ध अपनी आन बान शान के लिए, उनके जो वाइफ थी पांडवों की, उनके साथ जो मिसबिहेव हुआ था द्रौपदी के साथ, उसके लिए ये क्या हुआ था, युद्ध हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि हम जिस मोटिव से, जिस कारण से हम ये युद्ध कर रहे हैं, वो क्या है, सही है, बिल्कुल राइट है, जस्टिसली हम लोग क्या कर रहे हैं, ये युद्ध कर रहे हैं। इसलिए एज अ वॉरियर एंड अ जनरल, इस कारण से तुम जो क्या हो, इस युद्ध में एक सोल्जर का काम कर रहे हो, एक जनरल का काम कर रहे हो, तुम्हें क्या करना पड़ेगा,
तुम्हें बाकी लोगों की जो क्या कर रहे हैं, तुम्हारे ऊपर रिलाय कर रहे हैं, तुम्हारे ऊपर निर्भर हैं, उन लोगों की जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। एंड मोमेंट में तुम कंसिक्वेंसेस के कारण, परिणाम के कारण पीछे नहीं हट सकते। क्यों नहीं हट सकते? क्योंकि तुम्हारी क्या है, तुम्हारी जितनी भी आर्मी है वो किसके ऊपर निर्भर है, तुम्हारे ऊपर निर्भर है। कुछ भी हो जाए तुम अपने ऑब्लिगेशन से, अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकते, भले इसका कॉन्सिक्वेंसेस, इसका परिणाम कुछ भी हो। ये चीज़ अर्जुन, जो कृष्ण होते हैं वो अर्जुना को समझाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली यहाँ पे हो रहा है कि जब है ना अर्जुन जो होते हैं, जब वो किसके पास जाते हैं, कृष्ण के पास जाते हैं, ये सोचते हुए कि क्या हमारा ये जो डिसीजन है युद्ध का वो सही है या नहीं है, क्या सिर्फ और सिर्फ मैं अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए अपने खुद के परिवारजनों को मार सकता हूँ, क्या मैं सिर्फ अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए मासूम लोगों को स्लॉटर, मासूम लोगों की जान ले सकता हूँ। तो इस चीज़ पे कृष्ण बोलते हैं कि तुम क्या हो, तुम जिस वजह से लड़ रहे हो वो क्या है, एक सही वजह है, तुम एक सही कारण से इस युद्ध की शुरुआत करी है, और अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम इस युद्ध को बीच में नहीं छोड़ सकते, तुम्हें ये युद्ध पूरा करना ही होगा, क्योंकि तुम क्या हो, एक सोल्जर हो, एक जनरल हो, जिसका काम क्या होता है, युद्ध को आगे बढ़ाना होता है। युद्ध में अपने सैनिकों को निर्देशक का काम तुम क्या कर रहे हो। ऐसे समय पे जब पूरी आर्मी, तुम्हारी पूरी लोग तुम्हारे ऊपर निर्भर है, उस समय तुम परिणाम के बारे में सोच के पीछे नहीं हट सकते। ये चीज़ अर्जुना को कृष्ण समझाते हैं। Krishna's hollowing of the demand of duty wins the argument, at least as seen in the religious perspective। अब जब ये आर्ग्यूमेंट हो रहा था तो कृष्णा की जो डिमांड होती है कि तुम्हें क्या करना है, अपना कर्तव्य करना ही करना है, तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं बुक, उससे हमको रियलाइज होता है कि वो क्या करते हैं, इस आर्ग्यूमेंट को, इस बहस को जीत जाते हैं। Indeed, Krishna's conversation with Arjuna, the Bhagavad Gita, become a treatise of great theological importance in Hindu philosophy। और indeed जो कृष्ण का कन्वर्सेशन, जो बातचीत हुई थी अर्जुना से, वो क्या बन जाती है, भगवत गीता के नाम से अलग से फेमस हो जाती है। और उसमें क्या दी है, थियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस इन हिंदू फिलोसॉफी। हमारी जो हिंदू फिलोसॉफी है उसमें गीता की क्या है, अलग ही इम्पोर्टेंस है। फोकसिंग पर्टिकुलरली ऑन द रिमूवल ऑफ अर्जुनास डाउट। और जो गीता है ना, भगवत गीता जो है, उसमें फोकस किसके ऊपर गया है, उसके ऊपर जो पूरा ध्यान इसी के ऊपर दिया गया है कि अर्जुना के डाउट्स, अर्जुना के जो है ना, उसके जो डाउट्स हैं उसको वो किस तरह से रिमूव कर सके। तो जो भगवत गीता है उसमें क्या है, यही है। अर्जुन क्या करते हैं, अलग अलग तर्क कर देते हैं, और जो कृष्ण होते हैं वो उनको वितर्क दे के, उनकी बात को टाल के, उनकी बात को गलत करके वो क्या करते हैं, अर्जुना को समझाने की कोशिश करते हैं। Krishna's moral position has also been eloquently endorsed by many philosophical and literary commentators across the world। अब ये बात हुई, उसके बाद अगेन जो सेकंड थर्ड पॉइंट है यहाँ पे, वो क्या हो रहा है कि जो बात जो कृष्णा की कही गई है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि उस समय कही और उसके बाद वो बात क्या हो गई, खत्म हो गई। नहीं, ये जो बात कही गई है कृष्णा ने कि हमें क्या करना चाहिए, कर्म करते जाओ, फल की इच्छा ना करो, या फिर कर्म करते जाओ, परिणाम के बारे में ना सोचो। ये जो बात है वो बहुत सारे लोगों ने एंडोर्स करी है। एंडोर्स यानी कि बहुत सारे लोगों ने उनका एग्जाम्पल लेके अपनी बात को रखा है। मैनी फिलोसॉफिकल एंड लिटरेरी कमेंटेटर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। और ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं है कि जो क्या कर रहे हैं, कृष्ण की इस बात को बार बार यूज़ किया जा रहा है, बार बार बोला जा रहा है। इवन पूरे वर्ल्ड में भी क्या कर ली जा रही है, इस बात को बोला जाता है। सच एज क्रिस्टोफर इशरवुड एंड टी.एस. इलियट। अब सबसे पहले अगेन क्या है, अमर्त्य सेन ने फिर से एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि उनकी बातों को पूरे वर्ल्ड में दोहराया जा रहा है, तो उन्होंने अपनी बात को सच बताने के लिए उन्होंने प्रूफ दिया। किसका प्रूफ दिया, क्रिस्टोफर इशरवुड का और टी.एस. इलियट का। इशरवुड इनफैक्ट ट्रांसलेटेड द भगवत गीता इनटू इंग्लिश। इशरवुड कौन थे, इशरवुड वो थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। दिस एडमायरेशन फॉर द गीता एंड फॉर कृष्णा आर्ग्यूमेंट इन पर्टिकुलर हैज बिन लास्टिंग फिनोमिनन इन द पार्ट्स ऑफ यूरोपियन कल्चर। अब क्या था, जब उन्होंने उसको ट्रांसलेट किया तो उनकी क्या थी, उनके लिए, उनके मन में गीता के लिए एक अलग सी एडमायरेशन, एक अलग सी उनको जो गीता थी वो बहुत ज़्यादा पसंद आई, ठीक है। और उसका असर उनको कहाँ दिखा, उसका असर हमको यूरोपियन कल्चर में देखने को मिला।
लास्टिंग फिनोमिना, यानी कि जो भगवत गीता थी वो यूरोपियन कल्चर में क्या हो गई, बहुत ज़्यादा फेमस हो गई। स्पेशली कौन सा पार्ट, स्पेशली जो आर्गुमेंटेटिव पार्ट था, जहाँ पे जो कृष्ण और अर्जुना जो बहस कर रहे हैं वो क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया। It was spectacularly praised in the early 19th century by Wilhelm von Humboldt as the most beautiful, perhaps the only true philosophical song existing in any known tongue. वो इतना ज़्यादा फेमस हुआ था कि जो 19th सेंचुरी में विल्हेम वॉन हम्बोल्ट नाम के जो इंसान थे, उन्होंने क्या करी थी, उसकी प्रेज, उसके गुणगान गाए थे। उन्होंने कहा था कि द मोस्ट ब्यूटीफुल, उन्होंने कहा कि जो भगवत गीता है वो क्या है, मोस्ट ब्यूटीफुल एंड परहैप्स, और शायद ओनली वन ट्रू फिलोसॉफिकल सॉन्ग एग्जिस्टिंग इन एनी नॉन टंग। वो बोल रहे हैं कि आज तक जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनमें जितनी भी पोएम्स या जितनी भी कहानियाँ या जितनी भी चीज़ें लिखी गई हैं, उसमें आज से पहले आज तक इतनी ब्यूटीफुल चीज़, जितनी ब्यूटीफुल गीता है, उतना ब्यूटीफुल सॉन्ग या इतना ब्यूटीफुल गाने जैसी चीज़ें आज तक किसी ने नहीं लिखी हैं। In a poem in 4 quarters, Eliot summarized Krishna's view in the form of admonishment. Even जो इलियट थे, टी.एस. इलियट भी क्या है, 19th सेंचुरी के बहुत फेमस पोएट हैं, तो उनकी भी जो पोएम है 4 क्वार्टर्स, उन्होंने भी उसमें क्या किया, कृष्णा के इन्हीं विचारों को यूज़ किया है, एडमोनिश, किसी को डांटने के लिए यूज़ किया है। एंड डू नॉट थिंक ऑफ द फ्रूट ऑफ एक्शन, वो बोलते हैं कि तुम्हें क्या नहीं सोचना, तुम्हें ये नहीं सोचना कि तुम्हारे जो एक्शन है, तुम्हारे जो काम है, उससे क्या रिजल्ट आएगा, उसका क्या फ्रूट मिलेगा। फेयर फॉरवर्ड, तुम्हें क्या करना है, बस आगे ही बढ़ना है। इलियट एक्सप्लेन नॉट फेयरवेल बट फेयर फॉरवर्ड वॉयजर्स। अगेन ये लाइन क्या है, इंपॉर्टेंट है, इस बात को अगर आप समझ जाओगे तो क्या होगा, ये आंसर करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। इलियट इस बात पे जोर देते हैं, एम्फेसाइज करते हैं कि क्या ज़रूरी है, नॉट फेयर वेल बट फेयर फॉरवर्ड। ये ज़रूरी नहीं है कि आप कितने अच्छे तरीके से या कितना अच्छा काम कर रहे हो, आपके लिए क्या ज़रूरी है, आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप क्या बढ़ो, सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ो। यहाँ पे यही चीज़ यहाँ पे समझाई है। एंड टू थिंक नॉट ऑफ अ फ्रूट ऑफ द एक्शन, आप अपने कर्तव्य का क्या परिणाम होगा उसके बारे में ना सोच के आपको क्या करना है, फेयर फॉरवर्ड, आपको आगे की तरफ बढ़ना है। नॉट फेयरवेल बट फेयर फॉरवर्ड। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि मैंने यहाँ पे फेयरवेल नहीं लिखा है, फेयर फॉरवर्ड इसीलिए लिखा है कि हमें क्या नहीं करना, अच्छा हो रहा है गलत हो रहा है उसके बारे में नहीं सोचना, हमें सिर्फ क्या करना है, आगे बढ़ना है। तो कितने ही लोगों ने क्या करी, कितने ही लोगों ने अपनी बात को प्रूफ करने के लिए कृष्णा के इन शब्दों का इस्तेमाल किया है। एंड येट एज अ डिबेट इन विच are two reasonable sides, the epic Mahabharata itself present sequentially each of the two contrary argument which with much care and sympathy. And yet अगेन ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जस्ट बिकॉज ये चीज़ किसने कही है, कृष्ण ने कही है कि आप क्या करो, सिर्फ आगे बढ़ते रहो, परिणाम के बारे में मत सोचो, ये हमेशा सही नहीं होता है कि आप बिना सोचे समझे आप क्या कर रहे हो, लोगों को कुचलते हुए बस अपने महत्व के लिए, अपने मतलब के लिए आगे बढ़ रहे हो, ये चीज़ क्या है, सही नहीं है। एंड येट देयर आर डिबेट, इसलिए वो बोल रहे हैं कि एज अ डिबेट वेयर दिस टू रीजनेबल साइड द एपिक महाभारत प्रेजेंट, कि महाभारता में ये दोनों रीजनेबल यानी कि दोनों अपने अपने तरीके से क्या हैं, रीजन दे रही है, अपने अपने तरीके से सही हैं। सिक्वेंशली ईच ऑफ द टू कॉन्ट्रारी आर्ग्यूमेंट विथ मच केयर एंड सिंपैथी, ये जो दो आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे दिए हैं, जो तर्क वितर्क यहाँ पे दिए हैं, उनको बहुत ही ध्यान से और सिंपैथी के साथ, है ना, पूरी करुणाओं के साथ लिखा गया है। The tragic desolation and the post-combat and the post-carnage land largely the Indo-Gangetic plan seems to face toward the end of Mahabharata can even be seen as something of vindication of Arjuna's profound doubt. Arjuna's contrary arguments are not really vanquished no matter what the message of Bhagavad Gita is meant to. और यही चीज़ उन्होंने आगे हमें समझाई है। वो क्या बोल रहे हैं कि जब युद्ध खत्म हुआ, ठीक है, तो द ट्रेजिक डिसोलेशन यानी कि अकेला, यानी कि जहाँ पे क्या हो, दूर दूर तक आपको कोई लोग नहीं दिखे, उसे हम डिसोलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे बोलते हैं पोस्ट कॉम्बैट एंड पोस्ट कार्नेज, यानी कि आफ्टर कॉम्बैट यानी कि फाइट, पोस्ट यानी कि बाद में, तो जो पोस्ट फाइट थी, कार्नेज यानी कि जो युद्ध था, उसके बाद जब हम उस एरिया में गए, उस जगह पे गए जहाँ पे युद्ध हुआ था, जो कहाँ पे हुआ था, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स यानी कि जो यूपी और है ना
उत्तराखंड और ये बिहार का एरिया है, उस एरिया की बात हो रही है यहाँ पे। तो बोल रहे हैं कि जब आप पोस्ट कॉम्बैट यानी कि फाइट के बाद जब आप वहाँ गए तो आपको दूर दूर तक कोई भी लोग नज़र नहीं आ रहे थे। मतलब उस युद्ध में इतने लोग मारे गए, इतने लोगों का नुकसान हो गया कि वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ ट्रैजिक, सिर्फ और सिर्फ दुख दर्द ही आपको देखने को मिल रहे थे। टुवर्ड्स द एंड ऑफ महाभारत, जब तक क्या हो रहा था, महाभारत जैसे जैसे खत्म आ रही थी, जैसे जैसे अंत की तरफ आ रही थी, वैसे वैसे वहाँ पे क्या थे, सिर्फ और सिर्फ दुख और दर्द ही देखने को मिल रहे थे। कैन बी सीन एज समथिंग एज द विंडिकेशन ऑफ अर्जुनास फाउंड डाउट, और ये शायद क्या है, अर्जुना के डाउट का क्या है, जो अर्जुना के मन में जो शक था, जो शंका थी, उसका एक इंडिकेशन है। विंडिकेशन यानी कि एक इंडिकेशन है कि जो अर्जुना के डाउट्स थे वो भी कहीं ना कहीं क्या थे, सही थे। कि क्या होगा, युद्ध से क्या होगा, जो ये इतना बड़ा युद्ध हो रहा है उससे सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होगा, और ये चीज़ आपको बाद में देखने को मिलती है। अर्जुन्स कॉन्ट्रारी आर्ग्यूमेंट्स आर नॉट रियली वैनकिश्ड, वो बोल रहे हैं कि अर्जुन के जो कॉन्ट्रारी, अर्जुन के जो कृष्ण के खिलाफ, जो कृष्ण के अगेंस्ट में, उनके खिलाफ जो आर्ग्यूमेंट्स थे, उनके विचार जो थे, वो क्या थे, वैनकिश्ड, वो यूजलेस या फालतू नहीं थे। नो मैटर व्हाट द मैसेज ऑफ द भगवत गीता इज मेंट टू बी, भले ही भगवत गीता जो भी मैसेज देना चाहती है, जो भी आपको पढ़ाना चाहती है, वो बेसिकली आपको यही पढ़ाना चाहती थी ना कि कर्म करते जा, फल की इच्छा मत कर। लेकिन ये क्या है, भले भगवत गीता कुछ भी पढ़ाना चाहे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको जो अर्जुन थे उनके बारे में, उनके विचारों के बारे में भी आपको क्या होगा, सोचना पड़ेगा। देयर रिमेन्स अ पावरफुल केस फॉर फेयरिंग वेल एंड नॉट जस्ट फॉरवर्ड, और यहाँ पे क्या है, एक पावरफुल केस वो बता रहे कि अब ये इन्होंने क्या रखी, एक और बात रखी, ठीक है, ये क्या हो गया, फोर्थ पॉइंट हो गया यहाँ पे। उन्होंने क्या बात रखी, उन्होंने कहा कि कृष्ण का कहना सही था कि आपको क्या करना चाहिए, अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, अब वो बोल रहे हैं कि लेकिन क्या है, भले ये बात सही है कि आपको अपना कर्तव्य करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अर्जुन भी सही है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, आपको अपने परिणाम, अपने कार्य के परिणाम के बारे में भी सोचना चाहिए। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल उन्होंने क्या दिया, उन्होंने महाभारत का खुद का एग्जाम्पल देते हुए बोला कि जब वो युद्ध खत्म हो गया था, तो वो युद्ध खत्म होने के बाद जो इस एरिया में युद्ध हो रहा था, जिस जगह पे युद्ध हो रहा था, वो जगह क्या हो गई, बंजर हो गई। वहाँ पे लोग देखने को नहीं मिलते थे, हर जगह क्या था, दुख ही दुख था, लोगों की लाश ही लाश थी। जब तक महाभारत खत्म हुई तब तक क्या हो गया था, वो जो एरिया था वो बिल्कुल ही खत्म, विनाश हो चुका था उसका। और इसी बात को प्रूफ करने के लिए वो आगे एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं। J. Robert Oppenheimer, the leader of American team that developed the ultimate weapon of mass destruction during the Second World War, was moved to the court of Krishna's world. I am become death, the destroyer of the worlds. As he watched on 16 July 1945, the awesome force, the first nuclear explosion devised by man, like the advice that Arjuna has received about his duty as a warrior fighting for a just cause, Oppenheimer, the physicist, could well find justification in his technical commitment to develop a bomb for what clearly was the right side. अब इन्होंने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देके हमको ये बात समझाने की कोशिश करी है कि क्यों हमें अर्जुना की बात को भी सुनना चाहिए था, क्यों हमें अर्जुना की बात को भी समझना चाहिए था। तो यहाँ पे वो किसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, जो रॉबर्ट ऑपेनहेमर का एग्जाम्पल दे रहे हैं, जो क्या थे, लीडर थे, कौन सी टीम के, अमेरिकन टीम के, जिन्होंने क्या डेवलप किया था, जिन्होंने अल्टीमेट वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जिन्होंने एटॉमिक बॉम्ब का क्या किया था, इन्वेंशन डेवलप किया था। तो उस टीम के जो लीडर थे वो कौन थे, जे रॉबर्ट ऑपेंसर थे। तो उनका एग्जाम्पल वो यहाँ पे दे रहे हैं। अब उनका एग्जाम्पल किस तरह दे रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज मूव टू द कोर्ट ऑफ कृष्णाज वर्ल्ड। वो कहते हैं, जो रॉबर्ट होते हैं वो कहते हैं कि मैं क्या हुआ था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था तब मैं क्या हुआ था, कृष्णा के इन्हीं शब्दों से क्या हो चुका था, बहुत ज़्यादा प्रभावित हो चुका था। As he watched on 16 July 1945 the awesome force of the first nuclear explosion devised by the man, और वो क्या सोचता है इस बारे में, वो इस बारे में तब सोचता है जब पहला न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था 16 जुलाई 1945 पे। Like the advice that Arjuna had received about his duty as a warrior fighting for a just cause, जिस तरह अर्जुना को कृष्ण ने कहा था कि तुम्हें क्या करना है, एज अ वॉरियर, एज अ सोल्जर, एज अ सैनिक, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपने अच्छे काम के लिए, अच्छे कारण की वजह से, तुम्हें जस्ट कॉज के लिए, अच्छे कारण के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। वैसे ही ऑफेनहेमर कहते हैं कि
find the justification in his technical commitment to develop a bomb for clearly right side। वो बोलते हैं कि मैंने क्या किया, मैंने भी राइट साइड के लिए, जो सही साइड थी उसके लिए एक बॉम्ब डेवलप किया है। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, जब जे रॉबर्ट ऑपेनहाइमर से पूछा जाता है कि आपने इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन, इतना बड़ा एटॉमिक बॉम्ब क्यों बनाया, तो उसका जब जस्टिफिकेशन उनसे मांगा जाता है, उनसे रीज़न मांगा जाता है कि आपने ऐसा क्यों किया, तो वो किसका एग्जाम्पल देते हैं, वो कृष्ण का एग्जाम्पल देते हुए बोलते हैं कि मेरा काम क्या था इस वॉर में, इस लड़ाई में मेरा काम था कि मैं किसी भी तरह से अपने देश को क्या करूँ, मदद करूँ। और वो मदद मैंने कैसे करी, वो मदद मैंने, मेरा कर्तव्य था कि मैं क्या करूँ, अपने देश की मदद करूँ। और वो कर्तव्य मैंने कैसे पूरा किया, वो कर्तव्य मैंने एक एटॉमिक बॉम्ब बना के किया, जिससे क्या हो सकती है, पूरी जो दुनिया है वो क्या हो सकती है, तबाह हो सकती है। तो यही चीज़ का, जिसका डर था अर्जुना को, वही चीज़ यहाँ पे क्या हुई है, हमारे सामने हुई है। इसलिए जो अमर्त्य सेन है वो कह रहे हैं कि क्या है, कि जो अर्जुन थे उनके जो डाउट्स थे वो क्या थे, गलत नहीं थे, कि हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए हमारे परिणामों से आंखें नहीं छुपा सकते या मुंह नहीं मोड़ सकते। स्क्रूटनाइजिंग Indeed, in criticizing at his own action, Ophimer said later, when you see something that is technically sweet, you go ahead and do it, and you argue about what to do about it only after you have had your technical success. Despite that compulsion to fare forward, there was reason also for reflecting on Arjuna's concern. How can good come from killing so many people, and why should I seek victory, kingdom, or happiness for my own side? अब ऑफेनर क्या होता है, जब उनसे ये पूछा जाता है तो वो किसका एग्जाम्पल दे देते हैं, कृष्ण का एग्जाम्पल दे देते हैं। लेकिन जब बाद में वो देखते हैं कि किस तरह एटॉमिक बॉम्ब से उनकी जो इन्वेंशन था उससे कितना ज़्यादा नुकसान हो जाता है, तो वो बोलते हैं कि व्हेन यू सी समथिंग दैट इज़ टेक्निकली स्वीट, वो बोलते हैं कि जब मैंने ये चीज़ फर्स्ट टाइम बनाई तो मुझे क्या था, बहुत ज़्यादा गर्व था खुद के ऊपर कि मैंने क्या बनाई है, ऐसी चीज़ बनाई है। और जब मेरे को लगता है कि मैंने इतनी बढ़िया चीज़ बनाई है, तो हम क्या करते हैं, हम तुरंत जाते हैं उसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि क्या वो चीज़ सही है या नहीं है, या वो कितना काम कर रही है। तो मैंने भी क्या किया, मैंने भी वही किया। जब मैंने एटॉमिक बनाया तो मैं उससे बहुत ज़्यादा खुश था और मैं देखना चाहता था कि वो कितना ज़्यादा काम करता है, कितना ज़्यादा वर्क करता है। तो मैंने क्या किया, उसका यूज़ किया। और जब मैंने उसको यूज़ कर लिया तब मुझे उसका रियलाइजेशन हुआ कि मैंने उससे क्या क्या नुकसान भी हो सकता है। Despite the compulsion to fare forward, there was also reason to reflecting on Arjuna's concern। और वो बोलते हैं कि भले ये कंपल्शन, ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम क्या करें, आगे बढ़ें, लेकिन हमारे लिए ये भी ज़रूरी है कि हम जो अर्जुन के जो है ना कंसर्न थे, अर्जुना के जो है ना जिस चीज़ पे वो चिंतित थे, उन चीज़ों के बारे में भी हमें क्या करना है, सोचना ज़रूरी है। हाउ कैन गुड कम फ्रॉम किलिंग सो मैनी पीपल, आप ही बताइए कि इतने सारे लोगों को मार के कुछ भी अच्छा कैसे हो सकता है। एंड वाई शुड आई सीक विक्ट्री, किंगडम और हैप्पीनेस फॉर माई ओन साइड, और मैं खुद क्यों ऐसा करूं कि मैं सिर्फ अपनी साइड के लिए, अपने लोगों के लिए विक्ट्री, अपने लोगों के लिए जीत, अपने लोगों के लिए ज़मीन या अपने लोगों के लिए जीत हासिल करूं, मैं और दूसरे लोगों के बारे में क्यों नहीं सोचूं। ये आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। दिस आर्ग्यूमेंट रिमेन थॉरली रिलेवेंट इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। अब वो बोलते हैं कि ये जो आर्ग्यूमेंट्स, ये जो बहस, ये जो यहाँ पे तर्क वितर्क हो रहे हैं, वो आज के कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, यानी कि आज की दुनिया में भी क्या है, रिलेवेंट है। आज की दुनिया भी हम इससे क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकती है, इसको समझ सकती है। The case for doing what on seas and one duty must be strong, but how can we be indifferent to the consequence that may follow from our doing what we take to be our just duty? अब यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं द केस ऑफ डूइंग वन वर्क्स ड्यूटी मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, कि ये तो मतलब अपना कर्तव्य करना क्या है, ज़रूरी है। ये तो बिल्कुल क्या है, ज़रूरी है कि आपको अपना कर्तव्य पूरा करना ही चाहिए। लेकिन अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए आप इनडिफरेंट उन लोगों से अपना मुंह नहीं मोड़ सकते जिस पे क्या होगा, उन चीज़ों का असर, उन चीज़ का परिणाम जिन उन पे भी पड़ेगा। As a violence to epidemic, insecurity and grueling poverty. As we reflect on the manifest problem of our global world,
from terrorism, war, violence to epidemic insecurity and grueling poverty, or on Indian spatial concerns such as economic development, nuclear confrontation, or regional peace, it is important to take on board Arjun's consequential analysis. In addition to considering Krishna's argument for doing one's duty, the univocal message of the Gita requires supplementation by the broader argumentative wisdom of Mahabharata, of which the Gita is only a small part. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वो बोल रहे हैं कि अगर हम आज की मैनिफेस्ट प्रॉब्लम, आज की बढ़ती हुई प्रॉब्लम्स को देखें, जो क्या है, टेररिज्म है, आतंकवाद है, लड़ाई वॉर है, वायलेंस है, इनसिक्योरिटी है, पॉवर्टी है, या फिर इंडिया की बात करें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों के क्या बात करें, अगर हम इन चीज़ों की बात करें तो क्या है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक बोर्ड्स ऑन अर्जुना कंसिक्वेंशियल एनालिसिस। अगर हम इन सब चीज़ों की बात करें तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अर्जुना के जो कंसिक्वेंशियल, अर्जुना के जो चिंता के कारण थे उनके बारे में हम सोचें। इन एडिशन टू कंसिडर्स ऑफ कृष्णाज आर्ग्यूमेंट फॉर डूइंग वन ड्यूटी। बेसिकली वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, बेसिकली वो यहाँ पे कह रहे हैं, अगर हम आज की तकलीफ़ों की बात में सोचें, ठीक है, उस समय कृष्णा के टाइम पे क्या था, कृष्णा के टाइम पे जो था वो था, लेकिन आज जो करंट वर्ल्ड है उनकी तकलीफ़ें क्या हैं, उनकी तकलीफ़ें हैं पॉवर्टी, है ना, गरीबी, आतंकवाद, है ना, इनसिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आज के ज़माने की सबसे बड़ी दुश्मन है। तो अगर हम इन चीज़ों के बारे में लड़ना है, इन चीज़ों से ऊपर उठना है, तो हमें अर्जुना की बात को तो सुनना ही चाहिए कि हमें क्या करना है, हमें अपनी ड्यूटी को पूरी करना है। एज ए इंडियन सिटीज़न, इंडिया के नागरिक होने की वजह से, होने के कारण हमारी ये ड्यूटी बनती है, हमारा ये कर्तव्य है कि हम क्या करें, हम हमारे देश को बेहतर करने के लिए आगे बढ़े, कुछ काम करें। लेकिन साथ ही साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हम क्या करें, अर्जुन के जो व्यू पॉइंट्स है, अर्जुन के जो विचार थे, कि हम क्या करें, कंसिक्वेंसेस के बारे में सोचें, परिणाम के बारे में सोचें, हमें उसके ऊपर भी ध्यान देना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पाकिस्तान में होता है, ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया का हमारा क्या चल रहा है, रियोट्स चल रहा है, लेकिन क्या होता है वहाँ हमारे यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे लोगों को क्या किया जाता है, वहाँ पे लोगों को आतंकवाद की तरफ बढ़ावा दिया जाता है, टेररिज्म की तरफ बढ़ावा दिया जाता है कि आप क्या करो, आप टेररिज्म में जाओ तो आप क्या कर सकते हो, अपने देश की मदद कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों ने वो मुंबई अटैक वाली मूवी देखी होगी तो उसमें बताया था कि किस तरह उनको इस तरह से टीच किया जाता था कि आपको क्या करना है, आपको वहाँ पे जाके लोगों को मारना है, और इसी तरह से आप क्या हासिल कर सकते हो, इसी तरह से आप जन्नत हासिल कर सकते हो, इसी तरह से आप देश को, अपने देश के प्रति अपना कर्तव्य पूरा कर सकते हो। तो जब लोग क्या करते हैं, अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए भूल जाते हैं चीज़ों को, तो वो क्या करते हैं, नुकसान ही पहुंचाते हैं। तो इसलिए जो ऑथर हैं वो कह रहे हैं कि सिर्फ आप अपने कर्तव्य की तरफ मत देखिए, आप अपने कर्तव्य के साथ आपके कर्तव्य से क्या परिणाम निकलेगा, जो अर्जुन का कंसर्न है उसके ऊपर भी आप ध्यान दें। यही चीज़ यहाँ पे कही गई है। The univocal message of Gita requires the supplementation by the broader arguments wisdom of Mahabharata, of which Gita is only small part. और यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि जो गीता में जो मैसेज मिला है कि अपना कर्तव्य करते जाओ, फल की इच्छा मत करो, उसको किसकी ज़रूरत है, उसको महाभारत में दिए हुए और भी ज़्यादा ब्रॉडर, और भी ज़्यादा बड़े जो है ना आर्ग्यूमेंट्स है, और भी ज़्यादा जो इंटेलिजेंट आर्ग्यूमेंट्स हैं उनके साथ उनको मिक्स करने की ज़रूरत है, क्योंकि गीता क्या थी, गीता उसका एक छोटा सा पार्ट थी। अगर हमको गीता में दिए हुए विचारों को अच्छे से समझना है तो हमें उसको पूरी महाभारत को पूरा पढ़ना होगा। हम सिर्फ वो गीता को छोटा सा पार्ट पढ़ के हम उस पर क्या नहीं कर सकते, अपने विचार या विमर्श नहीं बना सकते। ये चीज़ अमर्त्य सेन ने यहाँ पे कही है।